हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। तो देखिए, आपके कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों में ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन कर के सामने आ रहा है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करें। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ी चीज़ें हैं इसमें, मानता हूँ कि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सी क्लास को पढ़ाना है और क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मतलब मिक्सअप है कभी कई सारी चीज़ों का। आपने अलग अलग तरह के टीचर देखे हैं तो आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। थोड़ी सी मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा और जो अच्छे से लास्ट तक पूरा सुन लेगा उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि हाँ ये किस तरह से चलती है और कैसे काम करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि अभी तक आपने क्या पढ़ाई करी है सबसे पहले, क्योंकि जनरली इन फ्यूचर आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो जो आपने या तो पढ़ा हो या आपको उसका नॉलेज हो या आप उसको जल्दी कैच कर पाएँ। जैसे कि आपने सबसे पहले क्लास डिफ़ाइन करनी है। मैंने जैसे पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि क्लास कौन सी आपने लेनी है, फर्स्ट टू फिफ्थ लेनी है, फिफ्थ से या सिक्स टू टेंथ लेनी है या फिर 11 ट्वेल्थ लेनी है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। 3 कैटेगरी में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों में से कौन सा आप जो है मीडियम चूज़ करते हैं और कौन से क्लास चूज़ करते हैं। क्लास चूज़ करने के बाद में सब्जेक्ट चूज़ करना ज़्यादा हैवी नहीं रहता। जैसे कि फर्स्ट टू अगर फिफ्थ बात करूँ मैं, तो उसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इतना आपका स्तर नॉर्मली होता है कि आप फर्स्ट टू फिफ्थ जो है आराम से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज की यानी जो 6 टू 10th है, इसमें आपने अगर जैसे कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे एसएसटी लेना है या इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, तो अब यहाँ से शुरुआत होती है ताकि आपकी स्पेलिंग एरर कम हो और बाकी सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। क्योंकि इसमें जैसे शिकायत आ सकती है, जैसे 9th क्लास में या 10th क्लास में, यहाँ तक के बच्चे 10th तक के बच्चे थोड़े होशियार हो चुके हैं आजकल, तो वो जा कर के बता देते हैं या आपको पता चल जाता है कि हाँ आप में कितना दम है और आप कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं। आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या तो उस राइटिंग में मिस्टेक कर देंगे या फिर प्रोनाउंस में मिस्टेक कर देंगे। तो इंग्लिश हिंदी का थोड़ा सा ये रहता है। तो 6 टू 10th आपने ये कंफर्म और पूरा क्लियर कर लेना है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा लेना है। अब 6 के अंदर, 6 से लेकर 10 तक सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, देखिए मेजरली हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी, यही चीज़ें आती है। इनके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं होता, साइंस मान लीजिए। तो अब डिपेंड करेगा कि आपकी जो सब्जेक्ट है किस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है। तो अगर तो आप 6 टू 10 पढ़ाना चाहते हैं और जितनी सैलरी नॉर्मली होती है इस फील्ड के अंदर 6 टू 10th में, तो उतनी आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ मैं इतनी से अपना टाइम पास कर लूँगा, मेरा काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर के जो सब्जेक्ट है मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ से भी अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये डिसाइड कर लेना है कि अगर इन सब्जेक्ट में से मैं पकड़ता हूँ तो मेरे बैकग्राउंड के सब्जेक्ट क्या हैं। तो उन वहाँ से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि जैसे आप आर्ट्स से थे पीछे या फिर साइंस से थे। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप एसएसटी या इस तरह की चीज़ें, जनरली हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, तो ये चीज़ें आप कॉमन जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप इससे थोड़े अच्छे से पीछे आपने साइंस ले रखी है, 11 ट्वेल्थ के अंदर आपकी साइंस थी, आपने आगे जा कर के आपने आर्ट्स ले ली, तो आप 10th तक आप साइंस पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, 10th तक मैथ पढ़ाने में कंफर्टेबल हो, तो आप पहले अच्छे से बुकें उठा करके देखें 9th की। 8th तक तो देखिए मैथ ऐसे बिल्कुल सिंपल होती है, 9th में थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लग जाता है, फिर 10th में थोड़ी ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, 11th में और अच्छी हो जाती है और 12th में बहुत बढ़िया हो जाती है। तो आप पहले 10th तक की बुकें उठा करके देखिए, जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो कि हाँ भाई मैं यहाँ तक कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो स्टेप आने वाला है, बिगर स्टेप जो आपने लेना होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 10th तक तो आप देखते हैं कि जनरली जो भी टीचर होते हैं उनमें कोई ज़्यादा हाई फाई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अपने मैथ को छोड़ दें
और इंग्लिश को छोड़ दें। बहुत अच्छे स्कूलों की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अभी इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। देखिए इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको जनरली ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पर आप आसानी से जा कर के यहाँ पर अच्छा 10 से 12,000 रुपये, 10,000 रुपये तक इवन आप कमा सकते हो। और मैथ का टीचर अगर होता है, साइंस का होता है, तो 12,000 प्लस आपको लोकल में भी मिल जाएंगे। हालांकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, उस मुद्दे पे मैं अभी बात नहीं कर रहा। ये इसका एक ग्लिच पॉइंट है या ब्लैक साइड है, वो थोड़ा सा आगे जा कर के बात करेंगे। जनरली अभी यही चल रहा है और ऐसा होता है। तो उसके बाद अपने जो नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल पॉइंट ऑफ योर सक्सेस एंड योर सैलरी। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे मान लीजिए आपने 12th और 11th और 12th के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपको जो जो प्रॉब्लम आएगी वो कौन कौन सी हो सकती है। इसमें सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके पास देखिए आपका बैकग्राउंड क्या रहा। आपने ये अच्छे से देख लिया, 12th के आपने सब्जेक्ट देख लिए, आपने मास्टर के सब्जेक्ट देख लिए, डिग्री के सब्जेक्ट देख लिए। अब देखिए स्कूल में ये कोई पूछने वाला आपसे नहीं है कि आपके पास पीछे सब्जेक्ट कौन से थे। स्कूल में 11th 12th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका होगा टॉकिंग सेंस और एबिलिटी और आपका नॉलेज। वो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई मैटर नहीं करता। बच्चों की कंप्लेन आनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। जैसे कि देखिए वैसे नॉर्मली 1-2% रहता है हर जगह कि किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा, क्योंकि 50 टाइप ऑफ माइंड जो है वहाँ पे आपके सामने बैठे रहते हैं। तो उनमें से किस बच्चे को आपकी कौन सी बात समझ नहीं आ रही, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। बट ये रेशो जो है कम रहना चाहिए। 98-95% आपका लेक्चर डिलीवर हो बच्चों को और समझ आए, तो ये एक्यूरेसी मानी जाएगी। 5% बच्चों का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कह सकते। बट हाँ, एटलीस्ट आप में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी आपका प्रोनाउंस अच्छा हो, और चाहे मीडियम कोई भी हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अभी इस बात पे आते हैं कि सब्जेक्ट जो 11th 12th के वो कैसे चूज़ करें। देखिए 11th 12th के अंदर सब्जेक्ट मोस्टली होते क्या है, पहले ये समझ लें हम। इसमें देखिए नॉर्मली आपने आर्ट्स देखी होगी, बायो देखी है, मैथ देखी है, एग्रीकल्चर देखी है, और थोड़े से हटकर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो म्यूजिशियन हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, इस तरह के और थोड़े से आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो। ये सभी सब्जेक्ट कॉमनली हमें सभी स्कूलों के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ स्कूलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आर्ट्स में भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। आर्ट्स में आपको थोड़ा सा अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी और बैकग्राउंड से तो आप हो सकता है कि आपको रिसर्च करनी पड़े। जैसे कि मेरे साथ मेरा एक दोस्त था बीटेक का, उसने 10th तक को मैथ पढ़ाना 10th तक को सॉरी इंग्लिश पढ़ाने के लिए उसने अप्लाई किया था। तो वो अच्छी खासी आराम से पढ़ा लेता था। वो चाहे तो साइंस भी ले सकता था या कोई और भी सब्जेक्ट ले सकता था, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो सब्जेक्ट लीजिए। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आप कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि कंफर्टेबल के लिए आप हिंदी और इंग्लिश ले लेते हैं, फिर आप क्लेम करते हैं कि उतनी सैलरी तो नहीं है जितनी आपने बताई है, और मार्केट में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो देखिए आप अगर कंफर्टेबल होंगे जिस सब्जेक्ट में, कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट की सैलरी ज़्यादा हो, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा चल रहा है ना, डिमांड और सप्लाई अगर इसका बैलेंस ठीक है, रेशो ठीक है, तो हो सकता है कि जो चीज़ 3,000 की थी वो कल को 50,000 की हो जाए या 20,000 की हो जाए। यानी इस रेशो को आप समझेंगे, यानी जो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखिए मानना पड़ेगा कि साइंस और जो मैथ है वो अभी सब्जेक्ट जो है मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उनका रेशो इसलिए कम मिलता है और उनकी सैलरी इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ पर डिमांड और सप्लाई का रेशो है। जैसे कि डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, यानी जो मास्टर तैयार होकर के निकल के आते हैं, टीचर जो बनते हैं, वो इन सब्जेक्टों को बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसीलिए इनका रेशो जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जो आगे साइंस में जाते हैं, जैसे मान लो जो लोग डॉक्टर बनते हैं या फिर जो इंजीनियर बनते हैं, इस तरह के जो लोग आगे निकल कर जा रहे हैं, तो उनकी सभी जगह की फ़ीस भी हैवी है, तो वहाँ के टीचर भी हैवी होंगे। और बाकी अगर नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ की फ़ीस भी नॉर्मल है, और जो है टीचर को जो सैलरी देते हैं वो भी नॉर्मल है। अब ऐसा क्यों है, क्या है, इसके पीछे तो मैंने आज तक जो भी मॉडल है वो सारे के सारे मैं खारिज कर सकता हूँ 1 मिनट में। क्योंकि देखिए आप चाहे साइंस से जाएँ चाहे किसी से जाएँ, आपको सबसे बड़े जो पदाधिकारी मिलेंगे वो आर्ट्स से निकले हुए मिलेंगे।
इट मीन्स जिनके पास बीए की डिग्री हो या मास्टर हो आर्ट्स में, क्योंकि आर्ट्स जो है एक सोशल सोसाइटी के लिए जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है, उससे जुड़ी हुई बातें बताता है, आपको सोसाइटी से जोड़ के रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए इन चीज़ों को समझना। और जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर जो निकलते हैं, जैसे मान लिया आईएएस हैं और आरएस हैं, तो ये जो सब्जेक्ट जिन सब्जेक्टों से निकल कर के बाहर आते हैं, तो ये कॉमनली आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। बट होता क्या है, जनरली देखने को ही मिलता है मार्केट के अंदर, आर्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो उनमें सैलरी कम रहती है अपेक्षाकृत जो साइंस के सब्जेक्ट हैं या मैथ के सब्जेक्ट हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के, ये जो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, इनमें आप मेडिकल साइंस के हैं, तो इनके सब्जेक्ट जो है इनको हैवी माना जाता है और इनके जो टीचर होते हैं उनको सैलरी भी अच्छी दी जाती है। अब ये क्यों किस तरह से है वो तो देखिए, अब जब आप इस प्रोफेशन में उतरेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं कि साइंस में कुछ चीज़ें समझना थोड़ा सा टफ होता है, और आर्ट्स में जो है सिंपल आपको पढ़ करके पढ़ाना होता है, चीज़ें समझनी होती है, ये नहीं है। तो वो अपनी अपनी जगह है। अभी प्रेजेंट के अंदर स्कूलों में और हमारे सोसाइटी में यही चल रहा है, स्कूलिंग सिस्टम में इस पैटर्न में यही चल रहा है कि जो साइंस वाले हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होगी अपेक्षाकृत आर्ट्स वालों। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब आपने सब्जेक्ट सारे देख लिए, इन सब्जेक्ट में से आपने अपना बैकग्राउंड देख लिया, अब आप कंफर्टेबल कौन सी लैंग्वेज में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। इंग्लिश मीडियम का मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप मान लीजिए आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट लेते हैं और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, बड़ी क्लासेस को, 11th-12th को, और तो कुछ छोटी क्लासें भी आपको लेनी पड़ेगी। या फिर अगर आप बोथ लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर, तो हो सकता है आपको 4 क्लासें मिल जाए, हिंदी मीडियम की 2 क्लासें 11th-12th और इंग्लिश मीडियम की 2 क्लासें 11th-12th। तो इस तरह से आपके पूरे 8 पीरियड जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ठीक ठाक रेवेन्यू जो है जनरेट कर लेंगे। तो ये एक पॉइंट रहता है अगर आप बहुत लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो। देखिए, जो इंग्लिश आराम से आसानी से कवर कर लेता है वो हिंदी में भी कंफर्टेबल होगा, ये कन्फर्म है। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आती। बाहर हो सकता है ऐसा ना हो कि किसी को इंग्लिश आ रही है बट हिंदी नहीं आ रही, इंडिया में ऐसा जनरली नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों की ओर अगर आप देखते हैं तो आप उन सब्जेक्टों की ओर तभी देखें जब आप उनमें कंफर्टेबल हो। क्योंकि देखिए, आगे जो सब्जेक्ट हैं उनके जो बच्चे हैं वो 11th-12th में जब आते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उनको सेटिस्फाइड कर पाए। और एटलीस्ट उससे पहले आप एक बार बुक्स ज़रूर उठा करके देख लें, जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है जिस जिस सब्जेक्ट की, या पुरानी आप किसी स्टूडेंट से आसपास आपके घर में कोई घर के नज़दीक पड़ोसी होगा उनसे पुरानी बुकें लेकर के किसी सब्जेक्ट की, तो उसे आप ट्राई करें ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ठीक है, अभी मैंने आज ये बुक खोल के देखी है तो बहुत टाइम हो गया, या फिर मैं पढ़ाई किसी ने छोड़ रखी है, या अभी उसका मन हुआ है कि टीचिंग लाइन में जाने का, तो उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। और सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करना उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये कुछ सिंपल आइडिया है। उसके बाद में कुछ आइडिया और हैं जिनकी वजह से आप जिनकी हेल्प लेकर के आप और आगे थोड़ा सा बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एक मैंने 2 सब्जेक्ट के जिक्र और किए थे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ जाते हैं, जैसे म्यूजिशियन हो गया और स्पोर्ट्स पर्सन हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट हैं इन पे डिपेंड करता है कि जो स्कूल है वो अभी कितना दे रहा है। बाकी अभी मैं यही कहूँगा कि किसी भी म्यूज़िक टीचर को और स्पोर्ट्स पर्सन को इतना स्कूल कुछ स्कूलें होती है जो पे नहीं कर पाती है जितना आप अपेक्षा करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे स्कूल भी मैंने देखे हैं, तो अच्छे स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन के पास कम से कम मेडल हो और इस तरह की चीज़ें हों, म्यूजिशियन के पास भी एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या वेस्टर्न हो, ठीक है, या फिर हमारे इंडिया का साउथ का म्यूजिक हो। तो इस तरह के जो म्यूजिक हैं या अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं
उनसे वो बंदा थोड़ा सा टेक्निक्स लेकर के आया हो, या इस तरह के कोई उसके पास सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड हो एटलीस्ट गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से या किसी स्टेट गवर्नमेंट से कुछ मेडल वगैरह वगैरह हो, अचीवमेंट्स हों, तो बहुत अच्छा रहता है। तो ठीक है, सैलरी नॉर्मली इतनी होती है कि वो अपना आसानी से काम कर सकते हैं, और ज़्यादा इस फील्ड में मत्थापच्ची भी नहीं होती, काम भी ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर आप कोई बेटर परफॉर्मेंस दिलवाना चाहें तो उस समय आपको काम करना पड़ता है, जैसे ऑलमोस्ट 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस टाइम। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा जो सब्जेक्ट में काम नहीं रहता है। बट स्टिल इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात और करेंगे, क्योंकि इनके थोड़े से जो इश्यूज़ रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे कि अदर सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्टिव टीचर होता है और एक प्रैक्टिकल टीचर होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या रहते हैं। उसके बाद में है देखिए, आप ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट टफ है, वो सब्जेक्ट टफ है, जो टफ सब्जेक्ट है उसी के पैसे मार्केट में ज़्यादा है और इन फ्यूचर वो आपको प्रॉफिट दे करके जाते हैं, और जो इजी सब्जेक्ट है आप कभी भी निकाले जा सकते हो, कभी कुछ भी हो सकता है। देखिए, इंडिया में बहुत स्कूल है, स्कूलों की कोई कमी नहीं। आप आज हमेशा ये ध्यान रखिए, जिस भी स्कूल में जा रहे हैं अपना पहले से ये दिमाग माइंडसेट रेडी रखें कि आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूँगा। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, इवन 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ तक। और जो नॉर्मल टीचर होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, वो भी कम से कम 5-5 साल, 10-10 साल जो है एक स्कूल में एक ही सैलरी पे निकाल देते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, हिडन ट्रैप्स हैं, तो वो हम क्लियर करेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और दिन। बट अभी स्टिल ये समझ लेते हैं, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट सभी टफ होते हैं। बात यह है कि आपकी हैबिट में क्या है। अगर आपकी हैबिट में वो चीज़ नहीं है, पढ़ाना आपकी हैबिट में नहीं है, तो सब्जेक्ट चूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया हैवी कम इन द सेंस, साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा लिया कि नहीं मैं आर्ट्स भले ही मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, बट आप जब आपने बुक खोल करके देखी नहीं और आप सीधा परफॉर्म करने चले गए, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इतनी कि आप हो सकता है 15 दिन या 20 दिन के बाद में आप छोड़ करके चले जाएँ। क्योंकि वहाँ आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ ऑलरेडी उस फील्ड के मास्टरमाइंड टीचर जो बैठे होंगे, जो 15-15, 10-10, 8-8 साल से पढ़ा रहे हैं अलग अलग स्कूलों के अंदर, तो उनसे आपको फेस करना पड़ेगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। इसलिए जनरली आप उस सब्जेक्ट को ही चूज़ कीजिए जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप एक बेटर पॉइंट हो जाता है सभी सब्जेक्टों को देखने से। सब्जेक्ट सभी अच्छे हैं, सभी टफ होते हैं, सब्जेक्ट कोई भी इजी नहीं होता, मैं ये नहीं कहता। हाँ, आप उसको किस लेवल पे लेकर के जाते हैं। देखिए, इसका इन फ्यूचर प्रॉफिट क्या है। इन फ्यूचर इसका प्रॉफिट ये है कि मान लीजिए आप जनरली टीचिंग की तैयारी करते हैं गवर्नमेंट सर्विस की, तो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप वही सब्जेक्ट उठाइए जो आपका उस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एक तीर और दो शिकार। अगर आपने मान लो 3 साल या 4 साल पढ़ाया और उसके बाद में आप गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है, हालांकि हर साल 2 साल बाद में 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल के अंदर ये रेशो रहता है, निकाल देती है गवर्नमेंट जो वैकेंसी। बट मान लीजिए कि ये वैकेंसी निकल गई और आपके उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप वहाँ से दे करके अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप अचीवमेंट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस भी आप लग सकते हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या रहता है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट पर कमांड करते हैं, मास्टरी करते हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर एक NET नाम का एग्ज़ाम होता है जिसे नेट बोलते हैं, नेट GRF। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं फिर तो भाई साहब आपके ये समझ लीजिए कि मज़े ही मज़े हैं। वो कैसे हैं कि आपने जैसे मान लीजिए नेट क्लियर कर लिया, तो नेट जो बंदा नेट क्लियर होता है, यानी नेट GRF क्लियर होता है, एक होता है नेट GRF, एक होता है नेट क्लियर। नेट GRF अगर आप क्लियर होते हैं तो उसके अंदर आपको गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप अप्रूव करती है, जो स्कॉलरशिप इतनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, यानी 25 जो प्लस होती है। आपको 5 साल के अंदर गवर्नमेंट 25 लाख रुपए से ज़्यादा भी पे करती है, वो आपके PhD करने के लिए। अंडर 3 ईयर आपको PhD करनी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वो आपका रहने खाने का सब बजट जो है वहाँ से आपको मिल जाता है, और आप कहीं भी अच्छी जगह पर रह करके लाइब्रेरी में
और अपना अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ आप पीएचडी करते हैं और उसके बाद में सीधा बन जाते हैं कॉलेज में लेक्चरर। ठीक है, तो ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटी हो जाती है यहाँ से। अगर आप सब्जेक्ट जो है सही चूज़ करते हैं, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम कम आती है। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन रहता है। उसके बाद में है, अगर आपको ये क्लियरेंस अभी भी नहीं मिल पा रहा, मेरे ख्याल से अभी तक आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा कि इस सब्जेक्ट को चूज़ कैसे करना है। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर मुझे बताओ कि आपको क्या क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है। फिर एक जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको सब्जेक्ट में क्लैरिटी नहीं आ रही तो जिस देखिए, आप ज़्यादातर सब्जेक्टों में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, 1 या 2 सब्जेक्ट में ही कन्फ्यूज़ होंगे। और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप ऐसा करिए, आप आसपास मोहल्ले में आपका कोई भी अड़ोसी पड़ोसी होगा, उससे पुरानी बुकें लीजिए, उनको रीड करिए और उनके अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपका पूरा माइंड सेट ही चेंज हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना। उसके बाद में देखिए, एक आपको ये रहता है कि कौन सा स्कूल मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, पहले जब स्टार्टिंग में आदमी नया नया काम करता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये है वो है। तो स्टार्टिंग में ये मिथ आपको रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल वैसे तो मैं बोलूँगा नहीं, बट स्कूल जस्ट लाइक ए बिजनेस। और बिजनेस में अगर कोई भी एम्प्लॉय सही से काम नहीं करता, या सही से काम इन द सेंस किसी भी एंगल में हो सकता है। आपने पढ़ाया बहुत अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। आपने पढ़ाया बहुत अच्छा, बट आपने एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर दी, या तो आपके साथ किसी के साथ बहस हो गई, या आपने किसी टीचर के बारे में या किसी संस्था के कोई भी चीज़ के बारे में आपने गलत बोल दिया, या कुछ और आपसे गलती हो गई, और वो घूम फिर के देखिए, अगर गलती होगी स्टार्टिंग में गलती होगी, और अगर वो घूम फिर के बाद चली जाती है प्रिंसिपल या मैनेजमेंट की तरफ, तो फिर वहाँ से आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपको तुरंत बाहर कर दिया जाता है। रीज़न यही है, यही चीज़ें आपको सीखनी है। तो आप पहले से ये अपने दिमाग में फिक्स डाल कर चलिए कि मेरा स्कूल आज छूटते कल छूट जाए, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ अपनी मंथली सैलरी उठाऊँगा और वहाँ से निकल जाऊँगा टेंशन फ्री। आप ये सोच रहे हो कि मिड सेशन के अंदर कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करवाता, या बीच में अगर स्कूल छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे। देखिए, खासकर जो लड़के हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर लड़कियां भी है थोड़ी हिम्मत रखती हैं इधर उधर आने जाने की, और मतलब थोड़ा सा भी ठीक है, मतलब टेम्पो करके भी जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे लड़कों के पास मोस्टली बाइक वगैरह होती है, अगर नहीं होती तो भी वो टेम्पो वगैरह अगर इधर उधर करके जाते हैं कहीं, तो ये मान कर के आप चलिए कि आप कम से कम गलतियाँ करें पहले, बट अपने जॉब खोने का डर ना रखें। स्टार्टिंग के कम से कम 2 या 3 स्कूलों के अंदर आप स्टार्टिंग के 1-2 स्कूल जो हैं उनमें केवल और केवल ट्रायल बेस पे जा रहे हैं, इसलिए नज़दीक के स्कूल पकड़ें, छोटे स्कूल पकड़ें। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाने में, तो आप फिर अच्छा स्कूल पकड़ सकते हैं। बट ये आपको हमेशा से डर नहीं रहना चाहिए, माइंड फ्री रहिए कि, और ये बात किसी से आपने बार बार रिपीट भी नहीं करनी है, कहनी भी नहीं है कि मेरा स्कूल आज छूटते कल छूट जाए, क्योंकि ये फिर वापस से आपको मैनेजमेंट की तरफ ये बात जाएगी, तो फिर से आपको वहाँ से निकाल दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मुझे डर नहीं है किसी भी तरह का, कि मैं निकल जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छा पढ़ाऊँगा, बेस्ट पढ़ाऊँगा, और जितना जो भी पढ़ाऊँगा उसकी पेमेंट लेकर के जाऊँगा। तो ये आपके सारे कुछ नियम मैंने बताए, जिससे आपको हेल्प होगी, आप सब्जेक्ट आसानी से चूज़ कर पाएंगे। इनमें अगर किसी तरह की अभी भी अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, आपको हेल्प नहीं हुई है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और आप सब्जेक्ट अच्छे से चूज़ कर पाएंगे, और एक टीचिंग लाइन की जो जर्नी है वो आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से टीचर बनने की शुरुआत कर पाएंगे। तो ये सारे पक्ष आप ध्यान में रखिए, और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से सर्वाइव करना है। अब बस जनरली सुनते रहिए, बाकी मेरे स्टार्टिंग के 2 वीडियो इनफ है, आप इनको सुन करके आगे की जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 2 वीडियो इनफ है,
उसके बाद आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन कौन सी गलतियाँ करनी है, जानबूझ के करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको आगे इन फ्यूचर पूरे ईयर में ट्रैवल करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगी। और इसी तरह से आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप मेरे साथ बने रहें और मेरा कोई भी न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।